जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और अब राइजिंग पाकिस्तान में वक्त हुआ जाता है हमारे गेस्ट सेगमेंट का। और आज हमारे गेस्ट सेगमेंट में हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो हमारे साथ बात करेंगे हमारे मजदूरों के राइट्स के बारे में, उनके लॉस के बारे में। जी फातिमा, आपने जिस तरह से बताया कि हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज मौजूद हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से करवाऊंगी। एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या बताऊं और क्या छोड़ूं, लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ हम जो है इसको समराइज़ करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हमने उनसे भी तो पूछना है। बताती चलूँ, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है मिस्टर ज़हूर अवान। उनके हवाले से आपको बताऊं कि उन्होंने अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट किया एज़ जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन। उसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ा जी ट्रेड यूनियन मूवमेंट की तरफ। 1977 में ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट में एंटर हुए। और फातिमा, आपको एक और ज़बरदस्त इनकी बात बताऊं जो कि मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी कि ये यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनके नाम ये एजाज़ भी है। इसके साथ बताती चलूँ कि करेंटली ये जो है वो चेयरमैन हैं स्टीयरिंग कमेटी के। अच्छा, और इसके साथ साथ अगर अब मैं इसमें शामिल करूं तो काफ़ी अवार्ड्स हैं माशाल्लाह जो इनके नाम पर हैं। जिस तरह नेशनली रिसीव्ड मजदूर अवार्ड इनको मिला, उसके बाद इनको रोज़मेरी अवार्ड मिला, और फातिमा मैं इस लिस्ट में इजाफा करना चाहूँगी कि इनको ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी मिला है और साथ साथ रोज़ प्राइज़ अवार्ड भी मिला है 1996 में, जो कि इनको मिला था पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क से। तो सबसे पहले इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आज लेबर डे है, हम उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। इस हवाले से ये पूछना चाहूँगी कि लेबर डे के जो लॉज हैं या जो उनके कवानीन हैं, उनके ऊपर कितनी हद तक और कितना जो है अमल दरामद हो रहा है? चूँकि जिस तरह आपने बड़े अच्छे तरीके पे आता किया कि लेबर डे आज मज़दूरों का 1 मई 1886 के बाद, और ये वही वक्त था कि औकात कार की जंग लड़ी गई कि 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए औकात कार को। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे दीगर ज़रूरियात, वरना 16-16 घंटे काम लिया जाता था। तो सबसे पहले तो जो लेबर कवानीन इस सिलसिले में आया, स्टैंडिंग आर्डर और दीगर कवानीन उसी वक्त शुरू हो गए अर्ली 1919 में, जब ILO का भी अदारा जो है वो मारज़ वजूद में आ गया। इस जदोजहद में फिर लेबर कवानीन काफ़ी हद तक बने। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1935 बना जो बाद में अभी तक लागू है, माइंस एक्ट 1923, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो आकर 2012 में, अब ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो 2012 में रिवाइज़ हुआ। तो अला अज़ल कास्ट, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर और मुख्तलिफ असल चीज़ है। लेबर कवानीन तो मौजूद हैं और एक वो जदोजहद के साथ आए, और उसमें वर्कर की भी जदोजहद शामिल है, सिविल सोसाइटी की भी जदोजहद शामिल है, और बैनुल अक़वामी तौर पर मज़दूर बरादरी की भी जदोजहद शामिल है। आगाज़ जिस तरह आपने कहा 1 मई जिसके हवाले से हम आज बैठे हुए हैं, तो ये लेबर कवानीन मुख्तलिफ मामलात मुख्तलिफ उस पर आए। लेबर कवानीन अच्छे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो लेबर कवानीन है वो साउथ एशिया में सबसे बेहतर है। सोशल प्रोटेक्शन पे हैं, मसलन पेंशन स्कीम पर है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वगैरह वगैरह। लेकिन असल बात है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जहाँ इम्प्लीमेंटेशन ट्रेड यूनियन मौजूद है, वो लेबर इंस्पेक्शन का भी काम करती है, तो वो तो उधर लेबर कवानीन पे अमल दरामद हर सूरत में हो जाता है। लेकिन जिधर अगर नहीं है, मिसाल के तौर पर ट्रेड यूनियन, तो काम होता है सरकारी तौर पर लेबर इंस्पेक्शन के निज़ाम का। एक तो ये है कि वो लेबर इंस्पेक्शन पूरे पाकिस्तान में बहुत ही उस लिहाज से कम हैं, वो तादाद के जो उठकर फैक्ट्रियों में प्रॉपरली जाएं और करें, और दीगर उसके अंदर बहुत लूज सिलसिला है फार्मल और इनफार्मल एम्प्लॉयमेंट का, जिनकी बुनियाद पर लेबर इंस्पेक्शन जो है वो उस तरह कामयाब नहीं है कि लेबर कवानीन पे मुकम्मल अमल दरामद कराई। ठीक। अच्छा, अगर आपसे ये कहूँ कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद आपको क्या लगता है कि तमाम सूबों में यूनिफॉर्म लेबर पॉलिसी होनी चाहिए, या असल में लेबर पॉलिसी होती है एक मंशूर, लेबर कवानीन उसी मंशूर से बनते हैं। पाकिस्तान के अंदर चूँकि लेबर पॉलिसियाँ आई सबसे पहले 1949 में, फिर 1956 में, फिर 1969 में, फिर 1972 में, ये नेशनल लेबर पॉलिसियाँ थी। ठीक है। फिर आकर 2000 के अंदर एक ही दफ़ा लेबर पॉलिसी आई। ये लेबर पॉलिसियाँ जो हैं मुख्तलिफ औकात जगहों में आई, इनके अंदर बेहतरी लाने के लिए कहा गया। अब ये है कि चूँकि 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह आपने फरमाया,
लेबर जो है वो सूबाई सब्जेक्ट बन गया कंकरेंट की बजाय। अब सूबाई तौर पर वही लेबर कवानीन गो के जो लेबर कवानीन नाफज थे या लेबर पॉलिसियाँ मरकज़ के अंदर वही सूबों में चले गए अपने तौर पर, गो के इम्प्लीमेंटेशन का पहले भी अख्तियार सूबों ही के पास था, मरकज़ के पास नहीं था। लेकिन अब वो लेबर कवानीन या लेबर पॉलिसियाँ जो हैं बिल्कुल बनाई भी हैं, पंजाब लेबर पॉलिसी, सिंध लेबर पॉलिसी, पख्तूनख्वा की लेबर पॉलिसी और बलोचिस्तान, ये मिला जुला कर तमाम लेबर पॉलिसियाँ हैं। गो कि उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक तरक्की पसंदाना लेबर पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए। कोशिश कर रहे हैं सूबे एक दूसरे पे सबकत भी लें, अच्छी बात भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लेबर पॉलिसी एक लेबर मंशूर होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत एक जदोजहद की ज़रूरत होती है। जिस तरह मैंने कहा कि लेबर कवानीन पे अमल दरामद भी एक बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक है इस मामलात के अंदर। तो इसी वजह से लेबर पॉलिसियों के ऊपर भी फॉलो अप अभी तक उस तरह एक्शन नज़र नहीं आते सूबों की जानब से जो होने चाहिए, कि अगर उन्होंने अपने एक मंशूर का ऐलान किया है जो लेबर का है तो उसके तहत उसमें जो वादे किए गए हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए आगे। यानी पॉलिसीज बन जाती है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत स्लो एंड स्टेडी चलता है। पहले तो हम उसको अच्छी नज़र से अगर देखें तो कम से कम एक मंशूर तो आ जाता है और हम भी उस मंशूर पे उठकर कहते हैं कि आप इस मंशूर के मुताबिक ये करें। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टियों का एक मंशूर होता है, उस मंशूर पे अगर वो ना चलें तो कम से कम पब्लिक में वो आकर, मीडिया हो गया, हम सिविल सोसाइटी हो गई, ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो गई, ये उठकर फिर उसके अंदर ये कहते हैं कि आपके मंशूर के अंदर ये था तो क्यों अभी तक नहीं हुआ, तो उन्हें अकाउंटेबल होना पड़ता है आगे। इसी तरह लेबर पॉलिसियों के ऊपर भी जब आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में फिर हमें फिर एक जदोजहद करनी पड़ती है। तो कम से कम ये होता है कि जी आप अपनी लेबर पॉलिसी के मुताबिक कम से कम ये कर दें, फलां चीज़ इस मामलात के अंदर आपने ह्यूमन रिसोर्स पर अगर कानून का वादा किया था तो ये करें। मसलन एक पिछली हुकूमत थी उसका जो था कि सोशल प्रोटेक्शन पे वो बहुत ज़्यादा करेंगे, उन्होंने मजदूर एहसास प्रोग्राम भी किया उसी पॉलिसी के अंदर, लेकिन वो बेल मुंडे नहीं चढ़ी अभी तक। तो ये मामलात हैं, एक अच्छी बात है कि कम से कम हम उसको दस्तरस तो कर सकते हैं, एक उसकी बुनियाद रखती गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लेबर पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म लेबर पॉलिसी। हमारे मुल्क में गैर रस्मी सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा वसी है और उसके अंदर भी काफ़ी सारे लेबर आते हैं। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो प्राइवेट सेक्टर है या गैर रस्मी सेक्टर है, इसमें काम करने वालों को सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में किस तरह लाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनीज भी आती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इनको यूनिफॉर्म लेबर पॉलिसी में किस तरह से इंक्लूड किया जा सकता है? सोशल प्रोटेक्शन आपने कहा, सोशल सिक्योरिटी, असल में बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मामला जो होता है सोशल प्रोटेक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि बुढ़ापे की पेंशन वर्कर को मिले, दूसरी मिलती है इलाज मुआवजा की सहूलत, तीसरी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप, टैलेंट्स, मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट्स वर्कर को। ठीक है। अब मामला यहाँ पर ये है कि आपने साथ बहुत अच्छी बात की इनफॉर्मल सेक्टर की, गैर रस्मी, और कोई हमारे लेबर कानून 20 पे नाफज हैं, EOBI सोशल सिक्योरिटी 5 पे नाफज हैं, कंट्रीब्यूशन हुकूमत नहीं देती, प्राइवेट अदारे खुद देते हैं, जिसकी वजह से वर्कर बहुत कम रजिस्टर्ड है उस लिहाज से जितना वो होना चाहिए उसके मुकाबले में इंतहाई कम है। और इस वजह से सोशल सिक्योरिटी या वो एम्प्लॉयर के साथ साथ हम कहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें आगे आए और वर्कर के लिए, क्योंकि देखें इनफॉर्मल सेक्टर इस वक्त 73% पाकिस्तान में सरकारी फिगर हैं, इंडिया के अंदर बल्कि 85% है। फिर आप चले जाएं बांग्लादेश के अंदर, दीगर ये साउथ एशियन ममालिक की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर होने के नाते वर्कर तो अपना काम करता है, ख्वातीन वर्कर तो अपना काम करती हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो मामला नहीं है जिस मामले के अंदर उनके ऊपर लेबर कानून का नफाज हो सके। मिसाल के तौर पर देखें, स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत अपॉइंटमेंट लेटर इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एम्प्लॉयर अपने वर्कर को दे। आप खड़े हो जाएं बिल्कुल ये में किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट में, तो उधर निकले वर्कर तो पूछें कि आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, वो कहेगा नहीं। दैट इज फंडामेंटल राइट,
उसी की बहुत सारे बुनियाद पे लोगों तो को उसकी पता भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, होती है। exactly. हाँ, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि पता भी हमारा नहीं ये है। राइट है। ये राइट है या बिल्कुल। अपॉइंटमेंट लेटर नाम की भी कोई चीज़ है, वो उनको ये अगर वो चीज़ें नहीं, डिमांड awareness नहीं करें, होती। अगर वो डिमांड करें इनफॉर्मेलिटी में बिलखसूस, तो वो निकाल दिए जाते हैं, बिल्कुल। उनको रखा नहीं जाता, और वो इस वजह से फिर पूछते भी नहीं है कि पूछते भी हम नहीं नौकरी है, से बस चले वो जाएंगे। बिल्कुल वही बात है कि जिस तरह शिकागो में जी। ये जिस देश से हम आज बैठे हुए हैं, वहाँ पर यही बात थी ना, वहाँ पर यही बुनियादी चीज़ था कि हम कुछ मुतालबा नहीं था उस ज़माने में, जी 8 घंटे काम, बिल्कुल। ये मुतालबे पे निकले थे। 35 लाख मेहनतकशों ने दस्तखत भी किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पेश किया, जी बल्कि यूं समझे डंकी पे यानी गद्दे पे जो करारदाद लेकर वो आए थे उस ज़माने में। जी लेकिन ये है कि पुरअमन जदोजहद भी, फिर खून की होली खेली गई 1886 में जाकर, तो उस जदोजहद के मुकाबले में सिर्फ औकात कार आया। आज भी 12-12 घंटे काम लिया जाता है, 10-10 घंटे काम लिया जाता है। गो के कानून तो बहुत सख्त मौजूद है इस मामलात के अंदर। या अगर आप जाकर ये कहें कि उन्हें कि जी है वर्कर को ओवर दें आप, अगर ज़्यादा हाँ, एक्स्ट्रा पे कर दें, लेकिन वो ओवर टाइम है, ओवर टाइम नहीं दिया जाता, उसी में उसे रखा जाता है। बिल्कुल। और बिलखसूस बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बिलखसूस ख्वातीन जी मौजूद हैं, वो बहुत ज़्यादा काम उन्हें करना पड़ता जी। है, उसके मुकाबले में उनको वो ओवर टाइम जिसकी हर वर्कर इंटाइटल है, मेल या फीमेल दोनों, तो वो उसको नहीं दिया जाता। जिधर ट्रेड यूनियन है, लेकिन ट्रेड यूनियन हमारे मुल्क में 6% से ज़्यादा यूनियनाइज नहीं है, यानी फार्मल सेक्टर की भी 16% हम यूनियनाइज हैं फार्मल सेक्टर के, ओवरऑल वर्कर के 6% से कम है। तो ये वो बुनियादी चीज़ है कि फिर वो किस तरह वो अपनी वो चार्टर ऑफ डिमांड या वो सेटलमेंट करें या लेबर कानून पे अमल दरामद सही मानों में हो। अच्छा, वफाकी और सूबाई एक क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा किया था, भूल गया मैं, जिसमें मल्टी नेशनल कंपनी, बिल्कुल, देखें इस वक्त दुनिया में तकरीबन 35,000 उनकी ब्रांचें हैं मल्टी नेशनल कंपनियों की। बिल्कुल। एक मल्टी नेशनल कंपनी उठकर इस वक्त अमेरिका के अंदर 360 बिलियनियर है जी। एक बिलियनियर बाज़ औक़ात ऐसा है कि वो किसी भी 2 गरीब ममालिक की पूरी इकानमी को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। मल्टी नेशनल कंपनियां ऐसी भी हैं जो आखिरी दर्जे की हैं कि जो उठकर 10-10 मुल्कों की पूरी इकानमी को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन पैसा है। मिसाल के तौर पर क्लीन क्लोथ्स कैंपेन इंटरनेशनल ने ये किया कि एक कंपनी है, चले मैं नाम नहीं लेता, उस मल्टी नेशनल कंपनी माइकल जॉर्डन को, जो बास्केटबॉल का प्लेयर है, उसको पब्लिक रिलेशनिंग के लिए जितना देते हैं, वही एक फीमेल अनस्किल्ड वर्कर इंडोनेशिया की, वो उसको 600 साल ना सॉरी 6 जी हाँ बिल्कुल 600 साल लगते हैं उसको कमाने में। अच्छा, इस हद तक मुनाफा है, बिल्कुल मुनाफा है, बट नॉट टू पे टू द वर्कर जो बनाते हैं, बिल्कुल उनको बहुत कम मिलता है। और पब्लिक रिलेशनिंग के लिए उनके बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा है। आप वेबसाइट पे जाएं, माइकल जॉर्डन निकालें तो आपको नज़र आ जाएगा उसमें कि वो कितना पब्लिक रिलेशनिंग के लिए देते हैं। तो ये एक्सप्लॉयटेशन मल्टीनेशनल कंपनियों की दुनिया में है, सप्लाई चेन उनके हैं। अभी भी बहुत सारे ममालिक के अंदर खास तौर पर सप्लाई चेन में उनका माल तैयार होता है, जाता है ठप्पे लगकर, ब्रांड नेम होल्डर दरमियान में ले रहता है, स्टॉक नेम होल्डर ले लेता है। आपने फीफा का नाम लिया, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, वो उठकर $2 एक फुटबॉल पे चार्ज करती है, वर्कर को 60 सेंट मिलता है जो उसे बनाता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है हमारी, उनसे क्या सपोर्ट दरकार है आप लोगों को? हमें यही है कि देखें, सब्जेक्ट जो है लेबर का वो तो सूबाई है जी। अब लेकिन वफाक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वफाकी अदारे भी हैं, मसलन EOBI है, वर्कर वेलफेयर फंड, EOBI पेंशन देता है जो आपने कहा, सोशल प्रोटेक्शन, और वर्कर वेलफेयर फंड, जेएस ग्रांट, डेथ ग्रांट, टैलेंट स्कॉलरशिप मुख्तलिफ, इनके दायरा कार को बढ़ाया जाए और इम्प्लीमेंटेशन सही मानों में हो, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कोई आप लगाएं तो ILO की एक फिगर आई थी कि 20 लाख के अंदर जो वर्कर है वो उसके अंदर रजिस्टर्ड है सोशल सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है, वो नहीं रजिस्टर्ड होते। इस वजह से हम ये कहते हैं कि कम से कम वर्कर की तादाद कितनी है इस वक्त मुल्क के अंदर, और वर्कर में बिलखसूस वो वर्कर जिनके ऊपर वो कानून
लागू होता है 5 वर्कर जी। पर, तो वो कितनी तादाद बनती है? तो वो 20 लाख या 30 लाख तादाद बहुत कम है। 1 करोड़ और 30 लाख होना चाहिए, जिसका मतलब है कि सोशल प्रोटेक्शन में उनका हक लाया जाए। कानून तो बन गया, लेकिन उसके बावजूद चूंकि कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रॉपरली वो रजिस्टर्ड नहीं है। हम कहते हैं कि इस सिलसिले में हुकूमत आगे आए, सूबाई हुकूमतें आगे आएँ। सूबाई हुकूमतें सोशल सिक्योरिटी के कानून सूबाई है, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दें और मरकज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करे वर्कर वेलफेयर फंड को और जो पेंशन का EOBI का जो। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ों को कंपाइल किया कि मतलब वर्कर्स को खुद भी इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स सूबाई और फाकी हुकूमत को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ज़हूर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया और हर तरीके से जो है वो उन्होंने चीज़ें बताई कि क्या राइट्स हैं और किस तरह से राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड दोबारा आएंगे राइजिंग पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान और गेस्ट सेगमेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक ज़बरदस्त गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम ब्रेक से पहले तक बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों पे हमने उनसे डिस्कशन भी की। ज़हूर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फर्दर उस डिस्कशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक से पहले सर बात हो रही थी हमारी फीमेल एक्सप्लॉयटेशन पे बात हो रही थी कि किस तरह से वर्क प्लेस पे उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनको राइट्स नहीं दिए जाते। सेकेंडली ये भी बात हो रही थी कि उनकी वेजेस बहुत कम होती हैं, हैरेसमेंट का इशू भी काफ़ी इनको फेस करना पड़ता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि वर्क प्लेस पे फीमेल्स की एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके? इस वक्त माशाअल्लाह बैनुल-अक़वामी तौर पर भी और नेशनल सतह पर भी सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेसेस क़वानीन आगे और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी ख़वातीन के लिए जो रिकमेंडेशन और स्टैंडर्ड आगे। जी ठीक है। बिलखसूस ILO के जो कोर स्टैंडर्ड हैं 2, वो यही है कि जी एम्प्लॉयमेंट जो ख़वातीन से इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल पे ऑफ वर्क, ये भी आगे, जिसके तहत जाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी कोई कानून जो है वो ख़वातीन को एक्सक्लूड नहीं करता, बल्कि स्पेशल तौर पर हमने अपनी एफर्ट्स की कि जिसके तहत ट्रेड यूनियन में उनकी तादाद कम थी जी, तो लीडरशिप में ठीक है, लीडरशिप में उनकी तादाद कम थी, तो उसके बावजूद भी हमने ये उठकर IRA इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 के अंदर ये स्पेशल प्रोविजन लाए कि जहाँ पर जितनी ख़वातीन की तादाद होगी उसी के बराबरी में उनकी यूनियन की एग्जेक्टिव में इतनी ख़वातीन होगी। गो के सदर, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन वो बन सकती हैं बड़ी पोजीशन, लेकिन कम से कम ये है कि वो इलेक्शन के ज़रिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये मस्ट हो गया कि ख़वातीन की तादाद के बराबर एग्जेक्टिव में, अगर 20 मेंबरों की एग्जेक्टिव है, 30 की है, तो ख़वातीन कितनी है उस अदारे में, वो ज़रूर कंपलसरी हो गया। अच्छा, ख़वातीनों के लिए जॉब्स हैं ज़्यादा? जी हाँ, अब आते हैं कि जॉब्स जी, असल में वजह यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि ख़वातीन वर्कर अपने काम में ऑनेस्ट होती हैं, जहाँ ड्यूटी दें वो बिल्कुल उसकी ड्यूटी को अच्छे तरह करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ औक़ात ये होता है कि एम्प्लॉयर ये महसूस करता है कि जिसके तहत मैटरनिटी लीव का कल कानून आएगा, कल वो आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा और कास्ट देनी पड़ेगी। बल्कि जहाँ ट्रेड यूनियन है, मैंने देखा है कि वहाँ पर तो वो ख़वातीन, अगर मेल डोमिनेटेड भी यूनियन हो, वो ज़रूर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में कहते हैं मर्दों को भी दें और ख़वातीन को वर्कर को भी दें, लेकिन अगर कंक्लूडिंग हो जाए तो उसमें आ जाते हैं चलें ख़वातीन वर्कर को दे दें। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ मामलात के अंदर मैं समझता हूँ कि ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट को लाने के लिए मैंने अक्सर जगहों में ये तजवीज़ दी और आज इस प्रोग्राम की तवस्सुत से भी यही तजवीज़ दोहराऊँगा कि कुछ टैक्स का इंसेंटिव इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा कि ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो तो वो माइल होगा ख़वातीन को लाने में, अदरवाइज़ कोई ऐसी और चीज़ नहीं है। वो उसको ये समझते हैं कि जी हमें शायद कास्ट ज़्यादा करनी पड़े, हालांकि ऐसी बात कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ख़वातीन जो फिर इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, वहाँ पर तो फिर एक्सप्लॉयटेशन आपको पता ही है मुख्तलिफ मामलात पे। देखें बाज़ स्कूलों के अंदर अभी भी
टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर है, ख्वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है उसमें। वो इस वजह से कि उनको पता है कि छोटे बच्चों को वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन उसके बावजूद भी एक्सप्लाइटेटिव वेज है जी, बहुत एक्सप्लाइटेटिव। पैरान मिनिमम वेज जो है वो तो उससे ऊपर आप जितना दें, मिसाल के तौर पर अगर मिनिमम वेज 20,000 फॉर अनस्किल्ड वर्कर है, अगर किसी भी सूबाई हुकूमत की एक जगह 25,000 है, वो तो मिनिमम है। इससे ऊपर 1,25,000 दे सकते हैं, इससे नीचे देना जुर्म है। लेकिन हम मिनिमम पे ही रहते हैं ना, हम मिनिमम से ऊपर नहीं जाना चाहते आप हैं। बिल्कुल देखें बहुत सारी जगहों में, और स्किल्ड वर्कर को भी, जो स्किल्ड वर्कर हो उसको 25,000 तो अनस्किल्ड की है, उस स्किल्ड वर्कर को भी 25,000 नहीं मिल रही। ख्वातीन जाहिर है जॉब्स की मामलात हैं, मुख्तलिफ ये हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बहुत मामलात के उन्हें डबल जिम्मेवारी भी संभालनी पड़ती है, मुड़कर घर में भी डोमेस्टिक जिम्मेवारी भी संभालनी पड़ती है। लेकिन उनको कम अज़ कम वेज के उस लेवल में भी लाया जाए जिसमें कम अज़ कम उनको अम्पला तनख्वाहें इस मामले के अंदर दी जाएं। दूसरा, वो राइट्स न होने की वजह से वो भी कंप्रोमाइज़ करती हैं इस बात पर कि जी उनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, अपॉइंटमेंट लेटर उनके पास भी बाज़ औक़ात नहीं होते। तो ये मुख्तलिफ कानून है, कानून प्रोटेक्ट करता है, कानून शुरू से है कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों जगह पर ख्वातीन की। बात वही आ जाती है कि उसको बेहतर अंदाज में कैसे, असल में निज़ाम क्या है, आपको किधर मिसाल के तौर पर है, जिधर ट्रेड यूनियन है आप तो ट्रेड यूनियन के पास गए, अगर गलती भी की है तो वो कोशिश करते हैं। यहाँ पर गलती न हो, अपना राइट मांगे तो आप डिसमिस हो जाएंगे, जाएंगे कहाँ, लेबर कोर्ट। अब लेबर कोर्ट के अंदर फिर इंसाफ के वो दरवाजे वो कितने आपके लिए मुश्किल हैं। वो वकीलों की फीसें देना, दूसरा मामलात करना। तो जुडिशल निज़ाम लेबर कोर्ट के अंदर भी हम ये समझते हैं कि बिलखसूस इस सिलसिले में किरदार होना चाहिए। बिलखसूस मैं चाहूँगा अगर तमाम को नहीं देते तो कम अज़ कम ख्वातीन को फ्री लीगल सर्विस मुहैया हो जाए, ताकि वो अगर कहीं उनका हकूक गसब होता है तो वो कम अज़ कम फ्री लीगल सर्विस तो ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्री लीगल सर्विस में वो अपने लिए वो हक है जो नहीं दिया जा रहा वो ले सके। ये वो लेबर लॉज की आप बात कर रहे हैं, आपने ख़वातीन के राइट्स की भी बात की वर्क प्लेस पे। शुरू से हम यही बात कर रहे हैं, आप भी जिस तरह से हमें बता रहे हैं कि लॉज तो मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इम्प्लीमेंटेशन की क्या वजूहात हैं कि आया लोगों को अवेयरनेस यानी आगाही नहीं है अपने राइट्स की, या फिर वो बेरोज़गारी की वजह से या कुछ भी अपनी मजबूरियों की वजह से जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? असल में आगाही जो है वो अगर दे भी दी जाए तो एक्सप्लाइटेशन तो फिर मिसाल के तौर पर डोमेस्टिक वर्कर का कानून है, डोमेस्टिक वर्कर पॉलिसी आ गई। डोमेस्टिक वर्कर जो है उसको बेहतरीन पंजाब में लेबर पॉलिसी भी अच्छी आ गई, उसके बारे में लाभ ही आ गया डोमेस्टिक वर्कर का। अब डोमेस्टिक वर्कर मिसाल के तौर पर अगर राइट मांगता है, हाँ जी, तो उसके ऊपर तो चोरी भी डाल दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कि ये इसने छुपाया, और उल्टा वो चला जाएगा पुलिस के, और फिर वो उसको क्लियर होने में भी बड़ा टाइम लगेगा, कितना टाइम। तो ये वो बुनियादी चीज़ है हरासमेंट। वो हरासमेंट जो है ना वो इस तरह, और डोमेस्टिक वर्कर के अंदर ख्वातीन डोमेस्टिक वर्कर बहुत ज्यादा उनकी तादाद डोमेस्टिक वर्कर के वर्क के अंदर भी बहुत ज्यादा, हर जगह पे वर्ल्ड वाइड मोस्टली जो है ज्यादातर ख़वातीन हैं इसमें। माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं दुनिया भर में, खास तौर पर गल्फ के अंदर पाकिस्तानी डोमेस्टिक वर्कर कम है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ का हमारा एक अपना कल्चर है, कभी भी ख्वातीन को वो ये नहीं चाहेंगे कि वो दयारे गैर में अकेला भेजें। लेकिन फिलिपाइन की, नेपाल की, इंडिया की, इन ममालिक की बहुत ज़्यादा ख्वातीन गल्फ के अंदर एज ए माइग्रेंट वर्कर डोमेस्टिक वर्क में काम करती, इंतहाई एक्सप्लाइटेटिव, इंतहाई वो मामलात हैं जिनके तहत उनसे एक्सप्लाइटेशन में काम लिया जाता है एज कम्पेयर टू मेल वहाँ पर, ठीक है, उनके लोकल मेल हों या दूसरे मेल हों। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि कानून जो है डोमेस्टिक वर्कर का, जिस तरह मैंने एक मिसाल आपको दी, लेकिन दूसरी तरफ अगर अवेयरनेस हो, उनको हम जाकर ये बता दें कि आपके पास ये है कानून में ये है, पूरी अवेयरनेस यहाँ पर दे दें, मीडिया अवेयरनेस दे दे, सब कुछ दे दे, देना भी चाहिए वैसे, ये नहीं है मैं, लेकिन अगर हो तो आगे किनको हु विल बिल्ड द केट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। वक्त हमारे पास कम है, आज के दिन के मुनासबत से मैं चाहूँगी कि जो हमारे मजदूर लोग हैं उनके लिए आप कोई मैसेज दे दें। असल में देखें, शिकागो में उन्होंने एक बुनियाद रख ली, एक हक हासिल कर लिया, वर्ल्ड वाइड
कानून आ गया। ILO का पहला स्टैंडर्ड इस वक्त ILO के 190 कन्वेंशन है। ये हरासमेंट का ये सारा जो है ये आखिरी कन्वेंशन है जी। लेकिन इसके साथ साथ इन 100 सालों में ILO ने जो कन्वेंशन पहला था औकात कार का, 8 घंटे काम, जिस तरह मैंने बताया 8 घंटे आराम, 8 घंटे दीगर। ये वो जदोजहद है जो उस वक्त की, तो उस जदोजहद से मिले ये हमें हकूक, और आहिस्ता आहिस्ता फिर दुनिया के अंदर लेबर मूवमेंट जो है उसने मजबूती पकड़ी, अदारे मजबूत हुए, अदारे आए बैनुल अक़वामी या कौमी सतह पर, तो क़वानीन आए, और लेबर क़वानीन जो हैं वो एक बड़ी चीज़ है कि आप अचीवमेंट तो करें। मिसाल के तौर पर तो मैं ये चाहता हूँ कि वर्कर के लिए पैगाम यही है कि वो इत्तेहाद कायम करें। आपने जो क्वेश्चन उठाए बड़े अच्छे थे, जिनमें ये अवेयरनेस हो, अपने हकूक़ की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा वो हासिल करें। उन अवेयरनेस पे आप एक जदोजहद ज़रूर करें। पहली फ़ौज मारी भी जाती है, हमारी कोई भी ट्रेड यूनियन बनती है तो हमेशा के लिए वो वर्कर जो यूनियन बनाते हैं वो डिसमिस हो जाते हैं, ओहदेदार लेकिन लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़कर अपने हकूक़ हासिल करते हैं। तो वर्कर के लिए यही है, जेद मुसलसल का नाम है। और फिर अब तो वो पुरानी डिक्टेटरशिपें दुनिया में, कॉलोनियलिज्म, दीगर मामलात ख़त्म हो गए आहिस्ता आहिस्ता। अब भी अगर कहीं है लेकिन अब मूवमेंटें स्ट्रांग हो गई, जमहूरियत ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक के अंदर आई, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा इस मामलात के अंदर लाएं कि जी वो उठकर अपने मंशूरों के अंदर इन चीज़ों को ज़्यादा लाएं और उन मंशूरों पर अमल दरामद भी करें। तो वर्कर का इत्तेहाद इस मामले पे एक अंदर वर्कर का इत्तेहाद और उसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स के बारे में इन्होंने बात की और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी कि वर्कर्स को किन किन राइट्स के लिए जो है वो जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उनके लिए मौजूद हैं जिनकी वजह से वो अपने राइट्स भी अचीव कर सकते हैं और इत्तेहाद कायम करेंगे। वो कहते हैं ना कि इत्तेफाक में बरकत है, तो ऑफ कोर्स इत्तेहाद कायम होगा तो बहुत सारे गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकेंगे। थैंक यू सो मच ज़हूर अवान साहब हमारे प्रोग्राम का इतना खूबसूरत हिस्सा बनने के लिए। आज के प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारे और गेस्ट भी थे। अरहम थे किड्स सेगमेंट में, जिन्होंने हमारे साथ बात की एग्जाम स्ट्रेस के बारे में और आपको बड़ी ज़बरदस्त सी टिप्स दी हैं कि अगर इम्तिहान में आपको बड़ी टेंशन हो रही है तो उस टेंशन को किस तरीके से रिलीज किया जा सके। हमारे पास जुगनू थी जिन्होंने हमें बताया कि हम चाइल्ड लॉज और बेसिकली जो हमारे वर्क हैं उनके बारे में उन्होंने हमसे बात की। वक्त की कमी है और मज़ा बहुत आ रहा था। बिल्कुल हमारा आज का फर्स्ट शो बहुत अच्छा गया। आप लोग कल हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और मैसेजेस करना हमें बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, स्क्रीन पे भी वक्तन फ़वक्तन चलता रहता है, तो उस नंबर पे आप हमें मैसेज करते रहें, पिक्चर्स भेजें, कोई ना कोई अच्छा मैसेज हमारे साथ शेयर करें। वो भी हम कल के प्रोग्राम में दोबारा कोशिश करेंगे कि आपके जितने मैसेजेस रह गए हैं वो दोबारा से इंक्लूड कर लें। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना दोबारा मिलेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।